हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एस नॉलेज क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इन फ्रेंच, ऑब्वियसली फ्रांस एंड रेवोल्यूशन, वहाँ पर होने वाली क्रांति। फ्रेंच में 1789 में एक रेवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। द सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लासेस शेकन ऑफ द अपर क्लासेस। और वहाँ पर ऐसा होता था कि एक अपर क्लासेस होता है, जो हर जगह होता है कि एक अपर क्लासेस होता है, एक मिडिल क्लास होता है और एक लोअर क्लासेस होता है। हमेशा ही मिडिल क्लास पिसते हैं, और वो जब मिडिल क्लास, या हम कह सकते हैं मिडिल एंड लोअर क्लास, एक तरह से जब पिसने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो सफ़र करते हैं अपर क्लासेस के डोमिनेशन को, तब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं। वही यहाँ पर भी हुआ। लोअर क्लासेस थे, लेकिन उससे निकलने वाले एक मिडिल क्लास, एक नई क्लास बन के उभरे, और जब वो बने तब उन्होंने उखाड़ फेंका किनको? अपर क्लासेस को। द रेवोल्यूशन बिगन ऑन 14 जुलाई 1789। देन ये डेट हमेशा हमें याद रखनी है। और यहाँ पर क्या हुआ था? जो बेस्टिल का किला था उसे उखाड़ फेंका था, मतलब उन्हें तोड़ दिया गया था, उसके जितने भी प्रिजन्स थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। सोशल कोर्सेस, मतलब सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ गई, या रेवोल्यूशन होने की ज़रूरत पड़ गई। Then French society during the late 18th century, the term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. 1789 से पहले के जितने भी इंस्टीट्यूशन या सोसाइटी हुआ करती थी उसे ओल्ड regime कहा जाता था। अब यहाँ इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट स्टेट, जिसे कलगी या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द चर्च मैटर्स, जो भी चर्च टेम्पल मैटर्स जो है उन मैटर में जो पढ़ते थे, वो व्यक्ति जो थे जो उसमें वहाँ काम करते थे, वो फर्स्ट स्टेट में गिने जाते थे। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी में आते थे, जिसमें पर्सन्स वो हैव द हाई रैंक इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन या मंत्रालय में देखा जाए तो सबसे हाई पोस्ट पे होंगे। और थर्ड स्टेज इस comprises of big businessmen, merchants, court officials, lawyer, peasants, artisans and landless labor, servant, मतलब एक लोअर क्लासेस को देख सकते हो आप यहाँ पर, उन्हीं लोगों को जिनकी कोई खास इस सोसाइटी में औकात नहीं चल रही है। बड़े क्लासेस इनकी कोई खास वैल्यू नहीं दे रहे हैं। फर्स्ट 2 क्लासेस वर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स, हमेशा बच जाते हैं टैक्स से। दे एन्जॉय प्रिविलेजेस, बहुत ही आराम और ऐशो आराम अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं बाय बर्थ, अपने पैदा होने से। एंड नोबिलिटी क्लास ऑल्सो एन्जॉय फ्यूचर प्रिविलेजेस, और नोबिलिटी क्लास भी कुछ हद तक इसी तरीके से जी रही है, जिसमें वो कुछ ऐशो आराम मिल रहा है उनको फ्यूचर प्रिविलेजेस के साथ। मतलब एक थर्ड स्टेट ही यहाँ पर ऐसा मौजूद मिलता है जो सिर्फ पिसता है, और वो कोई प्रिविलेजेस के साथ नहीं रहता, उल्टा वो सिर्फ अपने आप को किस तरीके से एक सर्वाइविंग लाइफ ले सके वही उनकी ज़िंदगी में चल रहा है। अब आप इधर ही देख सकते हो कि अगर किसी को इतनी ज़्यादा दुख, दर्द, पीड़ा मिलेगी तो फिर वो क्या करेगा। देन ओनली द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू स्टेट, सिर्फ जो तीसरे स्टेट थे नीचे वाले उनको और एक दे दिया कि हाँ भाई अब तुझे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। जहाँ उनको नॉर्मल चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि सॉल्ट या तम्बाकू, एवरी डे पे भी उनका कंजप्शन लगता था इनडायरेक्ट चार्जेस के रूप में, वहाँ टैक्स भी दिया जाता था। इसके अलावा 2 तरह के टैक्स हुआ करते थे, जिसमें एक कहा जाता है टाइट, वॉज ऑल्सो कलेक्टेड बाय चर्च, ये चर्च के द्वारा जो है कलेक्ट किया जाता था। क्लर्गी एंड नोबिलिटी वर 10% ऑफ द पॉपुलेशन, सिर्फ 10% पॉपुलेशन में क्लर्गी या नोबिलिटी जो फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज रहते थे, और उनकी ज़मीन जो थे वो 60% पे थी। वही थर्ड स्टेज का देखा जाए तो वो पूरे टोटल 90% थे, मतलब पॉपुलेशन की 90% में तो सबसे ज़्यादा वही लोग रहते थे, पर उनकी जो लैंड थे वो केवल 40% थी। इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है, अगर समय बढ़ेगा तो पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। देन सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखा गया तो 23 मिलियन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस देखा गया तो 23 मिलियन 1715 के टाइम पे पॉपुलेशन थी, जो 28 मिलियन हो गई 1789 के दौरान। अब लोग ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा मुंह होगा तो ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ज़्यादा लोग होने के कारण ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और यहाँ पर उस टाइम पर खेती भी सही से नहीं हुई थी।
जो हम आगे पढ़ेंगे। और खेती सही से ना होने के कारण लोग भी ज़्यादा बढ़ गए, खेती भी नहीं है, ऊपर से टैक्सेस वो अलग से चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। दैन मोस्ट वर्कर्स एज अ लेबरर, ज़्यादातर वर्कर्स एक लेबर की तरह काम करते थे। उनके वेजेस उनके काम के हिसाब से नहीं बढ़ाए गए। सिचुएशन बद से बदतर होता जा रहा है। हार्वेस्ट बिगड़ रही है, हार्वेस्ट सही नहीं हो रही, फूड ग्रेन्स नहीं है, हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, टैक्सेस चुकाने हैं, खाना नहीं है, लोग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। और जो हमारे जिस सो कॉल्ड इनका राजा जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान न देता हुआ अपने लग्जरी में, अपने ट्रीजरी में, अपने प्रिविलेजेस में इंजॉय कर रहा है। दैन पॉलिटिकल कॉजेज़ देखा जाए तो लुई 16 आया था इस टाइम पे 1774 में, और जब वो आया था तब उस टाइम पे उसका खजाना ही खाली था। मतलब इस तरह की बदतर हालत होगी कि खजाना कुछ भरा ही नहीं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। एक के बाद एक युद्ध को जो है लंबे चलने लगे थे, जिसके कारण उसके जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो ख़त्म हो रहे थे। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो इनका असल में क्या था, खुद के घर में यहाँ राशन है नहीं, लेकिन ये दूसरों के यहाँ पर राशन भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, मदद कर रहे हैं। किस लिए? ताकि अमेरिका आज़ाद हो सके। किससे? उनके कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। A billion livres to a debt that had already risen to more than 2 billion livres। इन पे कर्जा भी बढ़ता जा रहा है 2 बिलियन लीवर्स तक। इनकी खुद की रेगुलर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थी, एक मेंटेनिंग करनी थी उन्हें आर्मी को, तो वहाँ पैसा जाना था। भैया अगर राजा है तो राजा की तरह जिएंगे, तो उसका खाना वगैरह। फिर यूनिवर्सिटी और ऑफिस पे जो गवर्नमेंट है उन पर पैसा खर्च करना होता था। और जो है इन चक्करों में उन्होंने टैक्सेस को ही इंक्रीज़ कर दिया। जहाँ उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाने से, हार्वेस्ट सही से ना होने से, वैसे ही लोगों को खाने की किल्लत है, यहाँ उन्होंने उल्टा टैक्सेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि और ज़्यादा जनता से पैसे लिए जा सकें। अब जब जनता के पास पैसे ही नहीं है तो वो देंगे कैसे? फिर पड़ रहा है उन पर। यही इंक्रीज़ करता है, यही जो है राइज़ करता है, इनके अंदर एक सोच लेकर आता है। तो फाइनली रेवोल्यूशन करो। अब यहाँ से एक काम आने लगा, अब यहाँ से एक बात आने लगी कि एक मिडिल क्लास ग्रो किया। दैन 18th सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म द मिडिल क्लास। एक सोशल ग्रुप एक अचानक से बनकर निकला, जिसे एक थर्ड या फिर जिसे एक मिडिल क्लास माना जाने लगा, जहाँ वो अर्न देयर वेल्थ एंड थ्रू द ओवरसीज ट्रेड। उन्होंने पैसा वैसा कैसे करके ट्रेड वगैरह करके भैया बाहर चले गए। और फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोफेशंस, उनके थोड़ा सा पैसा आ गया और वो एजुकेटेड हो गए। एंड सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। दिस क्लास एजुकेटेड बिलीव दैट। तब इन्होंने बाहर गए, बाहर उनकी आंखें खुली, इन्होंने बोला ये क्या भाई, ये तो किसी को भी जन्म से इतने ज़्यादा याशी नहीं मिलनी चाहिए, ये प्रिविलेजेस जो इतना ज़्यादा ले रहे हैं ये तो होनी नहीं चाहिए, सबको इक्वलिटी में होनी चाहिए। ये तो वहाँ पर देन कुछ फ़िलासफ़र्स भी थे जो इस बारे में बात करने लग गए थे, और कुछ फ़िलासफ़र्स की वजह से भी यहाँ पर जो है रेवोल्यूशंस को थोड़ा सा शय मिलता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकिंग इन फ्रांस। अब यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने देखा, जिसकी इन्होंने मदद की थी लुई 16 ने, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने देखा कि यहाँ तो इंडिविजुअल राइट्स थे सबके, और यहाँ से पॉलिटिकल थिंकिंग आए और फ्रांस भी थोड़ा उससे इन्फ्लुएंस होने लगा। तो कुछ फ़िलासफ़र्स थे जिनकी कंट्रीब्यूशन हुई है इस रेवोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर है जॉन लॉक, रिटन अ बुक नेम द टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद उसने जो किस तरीके से मोनार्की सिस्टम का राज चल रहा है उसको लिए उसने थोड़े से तंज कसे। इसके बाद आ जाता है जैन जैक्वेस रसोई, दे रिटन अ बुक नेम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी सेम है, सारे के सारे एक ही चीज़ें कर रहे हैं। एक मैंटेस्क्यू है जिसने लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। देन इसने लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशरी, गवर्नमेंट के बीच में जो है डिवीज़न पावर होनी चाहिए, इसके लिए एक चीज़ प्रपोज की है। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन शुरू कैसे हो रहा है? देन लुई 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑन द स्टेट जनरल टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज ऑन टैक्सेस। 5 मई 1789 उन्होंने टैक्स को उसको इंक्रीज़ कर दिया, जैसे मैंने बताया 5 मई 1789 को कि भैया चलो पैसे दो।
अब यहाँ पर पैसे तो है ही नहीं, तो क्या करें। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच। उनके पास फर्स्ट और सेकंड, जैसे मैंने कहा कि उनके पास जनसंख्या कम थी, तो उनके 300 ही रिप्रेजेंटेटिव आए। जहाँ थर्ड स्टेट वालों के 600 मेंबर्स आ गए। उनकी पॉपुलेशन उनके लिए एक पॉजिटिव बन रही थी। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इज more prosperous and educated member only, while peasants, artisans, women were denied entry to the assembly। तो यहाँ पर कई आर्टिशन वुमेन्स को, पीजेंट्स को, आर्टिशियंस को मना ही कर दिया असेंबली में एंट्री के लिए। Voting to the state general in the past had been conducted according to the principle that each state vote and same practice to continue this time, but members of the third state demanded individual voting right। क्योंकि उन्होंने फ्रांस ने जहाँ उधर चीज़ देख ली थी, उस अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रांस ने बहुत कुछ देख लिया था, तो इसलिए उनको भी लगा कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, ना कि वो 300 वाला जो हिसाब है। वही डिमांड को उन्होंने कहा कि भाई साहब हम बेवकूफ़ थोड़ी लगे, उन्होंने डिमांड को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इससे तो भाई इन्हीं का नुकसान होने वाला है। ऑन 20 जून द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ द वर्साइल, where they declared themselves a national assembly and vowed to draft a constitution for France that would limit the power of the monarch। अब यहाँ पर मोनार्की सिस्टम का एक लिमिट होनी चाहिए, ये लोगों ने सोचा और उन्होंने ये जो है 20 जून में एक इंडोर टेनिस कोर्ट में यहाँ पर एक सेमिनार किया। एक तरह से देख सकते कि मतलब सब मिलके रिप्रेजेंटेटिव ने बातें की, और ताकि वो ये बात कर सके कि भैया एक मोनार्की सिस्टम को एक पावर लिमिट करनी चाहिए। बेकर ऑल्सो हो जो सप्लाईज ऑफ ब्रेड फॉर मेकिंग ग्रेटर प्रॉफिट। यहाँ बेकर भी सोच रहे थे कि यार कुछ ना पैसा कमाया जाए, और पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने इस सारी चीज़ को प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उसने प्राइस को बढ़ा दिया, जो आमतौर से भी ऐसे ही होता है। After spending hours in a long queues at the bakery, crowded of angry women stormed in the shop। औरतें पागल होगी कि भैया ये क्या है, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है यहाँ पर तो। At the same time the king ordered troops to move into Paris। किंग ने ऑर्डर दिया ट्रूप्स को, आर्मी को, कि पेरिस में जाओ भैया चलो। ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉय द बेस्टिल। और उसी टाइम पर सारे क्राउड ने एक तूफान ले आया और बेस्टिल के किले को तोड़ दिया। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम द विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय देयर राइप क्रॉप्स थ्रू देयर हायर्ड गैंग्स। तो उनको ऐसे अफवाह फैल गई थी, किसी ने फैला दिया भैया अफवाह कि भैया इनकी जो क्रॉप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉर्ड के कुछ लोग आने वाले हैं। यहाँ ये अफवाह बहुत बड़ी चीज़ है भाई। अफवाह ही इसके कारण उन्होंने इतने ज़्यादा पगला गए कि आसपास के जितने भी नॉवेल्स हैं, जेनमिन्स जो थोड़े से पैसे वैसे वाले हैं, उनके यहाँ पर उन्होंने अटैक कर दिया। उनके कैसल में, उनके जो महल है, जो भी इनके घर बड़े बड़े, उधर अटैक कर दिया। लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स, उनकी जो फसलें, जो भी इनके पास अनाज होगा वो उन्होंने लूट लिया। बर्न डाउन द डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दिए। ना जाने उनका क्या मतलब था डॉक्यूमेंट्स से, पर डॉक्यूमेंट्स भी जला दिए गए। कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ माइनरियल ड्यूज, कि कोई ड्यू व्यू तो नहीं बच गया, देखो कितना समझदार है, ड्यू व्यू तो कुछ नहीं बच गया, तो उसके लिए उन्होंने वो भी रिकॉर्ड्स जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, भाग गए कि भैया ये क्या हो रहा है, भगो। माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्री, और उन्होंने आसपास की कंट्री में माइग्रेट हो गए। लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने बोला भाई मान रहा हूँ आपकी बातें, आप बस आ जाइए, शांत हो जाइए। उन्होंने शांत करवाने की कोशिश के लिए क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही कर लिया। ऑन 4 अगस्त 1789 फ्रांस पास द लॉ फॉर एबलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ एब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। द मेंबर ऑफ क्लर्गी वर ऑल्सो फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। यहाँ से क्लर्गी वालों को भी कहा गया कि भाई साहब वो अपना भी प्रिविलेजेस हटाए। टिट्स वर obliged एंड लैंड owned बाय द चर्च वर confiscated। owned बाय द चर्च, जो चर्च ने ज़मीन ले रखी है, ये उन्होंने बोला भैया हटाओ, ज़मीन को छोड़ो, ठीक है। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। दैट मीन्स जितना भी है जगह जहाँ जहाँ गलत हो रहा था उन सारी चीज़ों को ठीक किया जा रहा था। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब एक मोनार्की राजा महाराजा ही रहेंगे, पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, मतलब मोनार्की सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। द
नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट, उन्होंने पूरा अपना ड्राफ्ट बना दिया 1791 तक, एंड विच मीन द ऑब्जेक्ट टू लिमिट द पावर्स टू मोनार्क, किसी भी मोनार्की सिस्टम का मतलब उनका ये आइडिया नहीं है कि मोनार्की सिस्टम को ही हटा दो। उन्होंने सोचा राजा नहीं, राजा तो नहीं हो सकता भाई, उनके माइंड में ये था, पर राजा के जो पावर्स हैं उन्हें कंट्रोल तो किया जा सकता है, तो कंट्रोल करने की कोशिश थी। द नेशनल असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, उन्होंने इलेक्टर्स को चुनने के लिए एक इलेक्ट किया गया, विच वॉज चूजन बाय द एक्टिव सिटीजन। अब दो चीज़ का टर्म यहाँ आ जाता था कि एक्टिव सिटीजन होता था, पैसिव सिटीजन्स होते थे। देन एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो वोट कर सकते थे, एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो वोट करते थे, और वो इलेक्ट करेंगे ग्रुप इलेक्टर्स को, ग्रुप है इलेक्टर्स का जो नेशनल असेंबली को इलेक्ट करेंगे। और इसमें वो होते थे जो 25 ईयर्स के अबव होते थे, टैक्सेस पे करते थे, एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस, उनकी लेबर वेजेस के 3 दिन का जो है वो इक्वल टैक्स पे करते थे वो। और वही वुमेंस को इधर से हटा दिया गया, और ऐसे सिटीजन्स को भी हटा दिया जो इस जो है लिमिट्स में या फिर क्या कहे इस क्राइटेरिया में नहीं आती है, तो उनको एक नहीं दिया गया। देन इज कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स, जो वोट नहीं दे सकते थे। वही फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन एट दैट टाइम क्या था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। देन राइट ऑफ मैन था वहाँ पर, सिटीजन वहाँ पर वोट दे रहा था। राइट सच एज द राइट टू लाइफ, लोगों को जी सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग बोल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोग अपने ओपिनियन रख सकते हैं। इक्वलिटी होनी चाहिए लॉज में, लॉज सबके लिए एक बराबर होगा। ईच ह्यूमन बीइंग बाय द बर्थ, हर जो है जो जन्म से हुआ है। एंड नॉट टेकन बी अवे, कोई भी यहाँ से टेकन अवे नहीं, कोई भी यहाँ से इस लॉ के बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आ जाता है वेरियस पॉलिटिकल सिंबल, जिसके अंदर आ जाता है सबसे पहले आ जाता है ब्रोकन चेन, जिसका मतलब है कि सब लोग अब आज़ाद हो चुके हैं। इसके बाद आ जाता है बंडल्स ऑफ रोड्स ऑफ फेसिस, जिसका मतलब है अब सब लोग यूनिटी में हैं और यूनिटी ही उन्हें स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद आ जाता है दी आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएंट लाइट, जिसका मतलब है एक आँख है जो एक नॉलेज के रूप में है और ये सबको देख रही है। इसके बाद आ जाता है स्केप्ट्री, जिसका मतलब होता है सिंबल ऑफ रॉयल पावर, की एक रॉयल पावर भी है जिसमें आप दिख रहा है, ये रॉयल लोग रखते थे अपने साथ। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल्स टू फॉर्म अ रिंग, एक रिंग के रूप में है, इसका मतलब सिंबल ऑफ है इटर्निटी का, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, या एक साइकिल वाइज चलता रहेगा। इसके बाद आ जाता है रेड फिजियन कैप, जो एक स्लेव पहनते थे, जो स्लेव अब फ्री हो चुके हैं। इसके बाद आ जाता है वाइट, ब्लू वाइट रेड, जिसके अंदर ये आज भी फ्रांस का नेशनल कलर है और उनके झंडे में भी आपको दिखाई देता है। इसके बाद है द विंगल्ड वुमेन, जो दिखाता है पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कि नियम जो कानून है वो सबके लिए एक जैसे हैं। द लॉ टैबलेट भी है सेम, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल, ये भी सेम ही है, दैट मीन्स लॉ सबके लिए एक जैसा है, सब इक्वल है। तो यहाँ पर आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की। फ्रांस किस तरीके से मोनार्की को भी ख़त्म कर देता है और एक रिपब्लिक बन जाता है, इसे पार्ट 2 में हम हैंडल करेंगे। एंड कैसा लगा ये वीडियो, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, देन लाइक कमेंट एंड शेयर। जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इससे हम अप्रिशिएट हुए और ज़्यादा हम वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।